मीनाक्षी, दरवाजा बंद करो, कविता जी ने बेटी से कहा। इस समय कमरे में कविता जी, उनकी बड़ी बेटी मीनाक्षी, छोटी बेटी सोनिया, बेटा संदीप और उसकी नवविवाहिता पत्नी काजल उपस्थित है। 2 दिन पहले ही संदीप और काजल की शादी हुई है और आज उसकी छोटी बहन सोनिया की शादी है। घर में 2-2 शादियां होने के कारण व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी के पास दम लेने की भी फुर्सत नहीं। ऊपर से संदीप के पिताजी नहीं है, इसीलिए सारा काम उसने और माँ ने मिलकर संभाला है। बहन मीनाक्षी का भी बहुत योगदान रहा, पर इस समय बंद कमरे में माँ ने सबको क्यों इकट्ठा किया है, संदीप यही सोच रहा था कि तभी कविता जी ने काजल का हाथ पकड़कर कहा, बेटी अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की मान मर्यादा और इज्जत को बनाए रखना जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही अब तुम्हारी भी। मैं बहुत सोच समझकर यह बात तुमसे कहने जा रही हूँ, तुम भी सोच समझकर ही जवाब देना। संदीप बोला, माँ यह पहेलियाँ बुझाना बंद करो, जल्दी से बताओ सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। शादी का घर है, इतने काम होते हैं और तुम यहाँ दरवाज़ा बंद करके बैठ गई हो। उसने एक नज़र बहनों के चेहरों पर भी दौड़ाई जो काफ़ी परेशान और गंभीर नजर आ रही थी। कविता जी बोली, सोनिया की शादी के लिए जो गहने बनवाए थे वह चोरी हो गए हैं। यह सुनकर संदीप के साथ साथ काजल के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से संदीप के मुंह से निकला, इसका मतलब क्या आपको अपनी बहू काजल पर शक है? नहीं नहीं बेटा, तू यह क्या बोले जा रहा है? ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोच सकती। अब काजल हमारे घर की इज्जत है। माँ की बात सुनकर संदीप को कुछ राहत मिली। वह आगे बोली, संदीप तू हमेशा जल्दबाजी में रहता है। मैं तो यह कहने जा रही थी कि अब इतनी जल्दी हम नए गहने कहाँ से बनवाएंगे, इसीलिए मंगलसूत्र को छोड़कर काजल के सभी गहने हम सोनिया को दे देते हैं और बाद में जब खोए हुए गहने मिल जाएंगे तो उन्हें काजल को दे देंगे। मुझे तो इस समय इससे बढ़िया उपाय कुछ सूझ नहीं रहा। तुम सबकी राय जानने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। अचानक से बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। इसका कुछ ना कुछ हल तो हमें तलाश करना ही होगा और वह भी जल्दी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। संदीप बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर गहने चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाता हूँ। देखना जल्दी ही गहने मिल जाएंगे और इस तरह से हमें काजल के गहने लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कविता जी बोली, बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। इस समय घर में बहुत नाते रिश्तेदार है, अपनी तरफ से हमने सबका सामान देख लिया है। हो सकता है गहने किसी बाहर वाले ने चोरी किए हो। ऐसे में पुलिस आई तो सभी को बहुत परेशानी होगी। गहने तो किसी एक ने चोरी किए हैं, उसके कारण हम सबकी इज्जत को ऐसे उछाल नहीं सकते। जितना तुम सोच रहे हो यह उतनी सहज बात नहीं है। थोड़ा शांति और धैर्य से इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो। काजल बड़े ध्यान से अपनी सास कविता जी की बातें सुन रही थी। वह बोली, माँ जी आप क्या चाहती हैं? कुछ उपाय तो आपने जरूर सोचा है, तभी तो हम सबको यहाँ बुलाया है। कविता जी बोली, बहू मुझे तुमसे इसी समझदारी की आशा थी। मैं चाहती हूँ कि शांतिपूर्वक यह शादी संपन्न हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। बेटा यहाँ सभी अपने हैं, मुझे किसी पर शक नहीं। गहनों को तो पता नहीं मिले या ना मिले, पर रिश्तेदार जरूर नाराज हो जाएंगे कि पहले मान सम्मान के साथ शादी में बुलाया, उसके बाद चोरी का इल्जाम लगाकर हमें अपमानित किया। मैं यह सब अखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की विदाई शांतिपूर्वक हो जाए। संदीप बोला, माँ ये कैसी बातें कर रही हो? घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम चाहती हो कि किसी को कुछ पता ना चले? ऐसे तो चोर की हिम्मत और बढ़ेगी। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, पर जो परिस्थितियाँ बनी है उनके अनुसार जो सही होगा वह तो करना ही होगा। हम छोटी को ऐसे विदा तो नहीं कर सकते। कविता जी बोली, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। संदीप गुस्से में बोला, माँ आप क्या चाहती है? मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं, कुछ ना करूं? घर में चोरी हो गई है और आप लोगों की नाराजगी की पड़ी है। माफ़ करना माँ, पर इसमें आपकी भी गलती है। यह सब आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। कविता जी वहीं बैठकर विलाप करने लगी और बोली,
बेटा सही कहा तूने, गलती तो सारी मेरी ही है। उस समय हलवाई को कुछ पैसे देने थे और मैं अलमारी से पैसे निकाल रही थी कि तभी तेरी बुआ और मेरी भाभी में तू मैं शुरू हो गई। मैं उनके बीच बचाव करने के लिए हड़बड़ी में अलमारी ठीक से बंद करना ही भूल गई और जब वापस लौटी तो अलमारी से पैसे और गहने गायब थे। पैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं थे, यही कोई 10,000 होंगे, पर गहने, और इतना कहकर वह फिर रोने लगी। इस बार उनकी बड़ी बेटी मीनाक्षी आगे बढ़ी और बोली, माँ तुम ये रोना धोना बंद करो, छोटी को मेरे गहने दे दो, इस तरह से घर की इज्जत भी रह जाएगी और छोटी के विवाह में अड़चन भी नहीं आएगी। साथ ही संदीप तेरी पत्नी के गहने भी सुरक्षित रह जाएंगे। इस बात में मैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसने कड़वाहट के साथ संदीप की तरफ देखते हुए कहा। संदीप बोला, दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ को समझाने की बजाय तुम उनका साथ दे रही हो। यहाँ बात काजल के या तुम्हारे गहनों की नहीं है, बात तो चोरी की है, और तुम बात को घुमा फिरा कर कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। तुम ही तो हो माँ को समझाना चाहिए कि लोगों की नाराजगी की परवाह छोड़कर मेरे साथ थाने चलकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराए। मीनाक्षी गुस्से में बोली, तू बस चुप रह, यहाँ माँ परेशानी से आधी हुए जा रही है, घर की इज्जत दांव पर लगी है और तुझे पत्नी के सुख दिखाई दे रहा है। सुना तो था कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, पर तू तो रातों रात बदल गया। जिस माँ के सामने कभी तेरी जुबान नहीं खुली, आज उसी से तू पत्नी की खातिर सवाल जवाब कर रहा है। कल को यह कहेगी तो माँ को घर से भी बाहर कर देगा। बस फैसला हो चुका है, हमें नहीं चाहिए तेरी पत्नी के गहने। गलती मेरी माँ से हुई है और उसका भुगतान मैं करूँगी। तू चिंता मत कर, कोई तेरी पत्नी के गहने नहीं लेने वाला। 2 दिन पहले यह औरत तेरे जीवन में आई और तूने माँ बहनों को अभी से पराया कर दिया। जिस माँ की तूने आज तक कभी कोई बात नहीं टाली, आज तो उसी की बात मानने से इनकार कर रहा है। माँ अगर कुछ बोल रही है तो सोच समझ कर ही तो बोल रही होगी, या तुझे ही सारी समझ दे दी भगवान ने। छोटी मेरी भी बहन है और मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। इस घर के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तू अपने फर्ज से मुंह मोड़ सकता है, पर मैं अपनी माँ और बहन को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। बस अब मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। माँ तुम रोना बंद करो और चलो यहाँ से, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं समझ सकता। संदीप बोला, दीदी तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मीनाक्षी गुस्से में बोली, और क्या रास्ता बचा है मेरे पास? तुमने तो मुसीबत में बेटे और भाई के फर्ज से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में अगर तुम्हारी तरह मैं भी स्वार्थी हो जाऊं तो क्या होगा मेरी छोटी बहन का? उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। दोनों बहन भाई के बीच बहस बढ़ने लगी। संदीप बोला, दीदी ना तो मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ और ना ही किसी को दोष दे रहा हूँ, और स्वार्थ की बात तो कहाँ से आ गई? आपको नहीं लगता कि इस परिस्थिति में हम सबसे पहले गहने की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए? मीनाक्षी बोली, जो तुम्हें करना है जाकर तुम करो, और मैं यहाँ अपना फर्ज निभाती हूँ। तभी काजल आगे बढ़ी और उसने कविता जी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, माँ जी आपको जो उचित लगे वह कीजिए। ऐसा कहकर एक एक करके उसने अपने सभी गहने उतारकर सास को दे दिए। संदीप उसे समझाना चाहता था, परंतु काजल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह समझ रही थी कि अगर उसने इस समय बात नहीं संभाली तो बहन भाई के बीच ये तू मैं बढ़ती ही जाएगी और शादी के घर में बिना मतलब का तमाशा खड़ा हो जाएगा। इस समय घर की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। संदीप ने भी परिस्थितियों के सामने हथियार डाल दिए। अपनी छोटी बेटी सोनिया की शादी में घर की इज्जत के नाम पर कविता जी ने बहू काजल के गहने तो ले लिए, पर ना ही कभी उन गहनों की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई और ना ही कभी काजल के लिए दूसरे गहने बनवाए गए। जब कभी काजल उन्हें उनका किया वादा याद दिलाने की कोशिश करती तो कविता जी उल्टा उसे ही झड़क देती और कहती, बहू तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, कभी संदीप के बारे में भी सोच लिया करो। उसकी मामूली सी तनख्वाह में कहाँ से मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूँ? यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से 2 शादीशुदा लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। अब इतने सारे खर्चे पूरे करूँ या फिर तुम्हारे लिए गहने बनवाऊँ? वह तो धन्यवाद दो अपने स्वर्गवासी ससुर का, जिनकी जमा पूंजी और बीमे के पैसे से उस समय में 2 शादियाँ निपटा गई।
नहीं तो संदीप के भरोसे रहती तो हो चुकी थी सोनिया की शादी। बाप नहीं था, फिर भी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहने दी। और तुम इकलौती होकर भी क्या लाई थी दहेज में? अरे तुम्हारे बाप से तो इतना भी नहीं हुआ कि कुछ नहीं तो कम से कम बेटी को घर गृहस्थी का सामान ही दे दूं। अरे अपने मुंह से कौन खुलकर दहेज मांगता है? सामने तो सभी मना ही करते हैं, पर यह अकल तो माँ बाप में होनी चाहिए ना कि बेटी को खाली हाथ ससुराल ना भेजे। संदीप ने आदर्शवादी बनते हुए तुम्हारे पिता के सामने कह दिया कि मैं दहेज के साथ खिलाफ हूँ, इसलिए मैं दहेज में कुछ नहीं लूंगा। और तुम्हारे माता पिता की मनचाही मुराद पूरी हो गई। उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा और यूं ही तुम्हें दो कपड़ों में लपेटकर यहाँ रवाना कर दिया। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों में क्या रखा है। अगर तुझे गहने चाहिए तो अपने बाप से बोल, मेरा सर खाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने ऐसा क्या दिया था हमें जो तुझे गहने बनवा कर दूं? तू तो ऐसे पीछे लगी है जैसे वह गहने तू अपने मायके से लाई थी। वह गहने मेरे पति की कमाई से बने थे, तेरे खसम ने उसमें चवन्नी भी नहीं लगी थी। आज काजल का सब्र भी जवाब दे गया और उसने कहा, माँ जी अगर ऐसा ही था तो आपको लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत ही क्या थी? जब वह गहने सोनिया के लिए बने थे तो उसे ही दे देती। लोगों के सामने मुझे देने का नाटक क्यों किया? आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है गहने चोरी होने की बात भी झूठी थी। यह तो सिर्फ एक चाल थी मुझसे गहने वापस लेने की। मानती हूँ मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया, पर वह आप लोगों की तरह झूठ और धोखेबाज नहीं है। कम से कम आप लोगों की तरह देकर वापस लेने का नाटक तो नहीं किया उन्होंने। हमने तो आपसे नहीं कहा था कि हमें गहने चाहिए। हमने ही लोगों के सामने अपनी झूठी शान और दिखावे के लिए वह गहने अपनी बहू को दिए थे और बाद में बंद कमरे में घर की इज्जत और चोरी की झूठी कहानी सुनाकर उन्हें हड़प लिया। बताइए यही सच है ना? कविता जी में तेज आकर बोली, हाँ यही सच है। और बता क्या कर लेगी तू? मुझे घर से निकाल देगी? ऐसे करने की सपने में भी मत सोचना। यह घर मेरा है, तुझे यहाँ केवल काम करने के लिए लाया गया है, सर पर बैठने के लिए नहीं। आइंदा से अगर ज़्यादा सवाल जवाब की तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और कविता जी पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। काजल को शक तो बहुत दिनों से था, पर आज अपनी सास के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में सास के लिए जो प्यार और सम्मान था वह खत्म हो गया। बात यहाँ सिर्फ गहनों की नहीं थी, सास और ननद ने मिलकर उसका विश्वास तोड़ा था। वह किसी भी गहने से बढ़ने कहीं बढ़कर था। भविष्य में फिर कभी वह इन पर भरोसा नहीं कर सकेगी, यह तो पक्का था। पर इस तरह चुप रहकर वह सब सहन भी नहीं करने वाली। उसने शाम को आते ही संदीप को सब बता दिया। संदीप उदास होकर बोला, मैं ये सब पहले से जानता हूँ। काजल बोली, जब आप पहले से सच जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? संदीप दुखी होकर बोला, मैं तुम्हें यह सब बताकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तुमने बहुत ही विश्वास के साथ घर की इज्जत के लिए उस समय अपने गहने उतार कर दिए थे। तुम्हें सच्चाई बताकर मैं तुम्हारा विश्वास और दिल तोड़ना नहीं चाहता था। जब माँ मेरे बार बार समझाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं हुई, शक तो मुझे उसी समय हो गया था। उसके बाद मैंने उस सुनार से पता किया जहाँ से माँ ने शादी के गहने बनवाए थे, तो पता चला कि माँ ने केवल सोनिया के लिए गहने बनवाए थे। एक हार मीनाक्षी दीदी के लिए भी बनवाया था, पर तुम्हारे लिए कोई गहना कभी नहीं बनवाया था। माँ ने सबके सामने तो यही कहा कि उसने बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया, दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे गहने बनवाए हैं। मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें दहेज में कुछ सामान देते तो माँ जरूर उसे सोनिया के ससुराल पहुँचा देती। इसका मुझे पहले से अंदाजा था, क्योंकि दोनों शादियाँ साथ साथ करने के पीछे उनका यही मकसद था। उन्होंने सोचा था बहू जो दहेज में नया सामान लाएगी उसे बेटी को देकर वह पैसे बचा लेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए पहले ही तुम्हारे पिताजी को कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। माँ इस बात से बहुत गुस्सा हुई। घर में काफ़ी हंगामा भी हुआ। दोनों बहनें भी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गहने बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है।
जब तुम्हारे पिताजी से मैंने कुछ नहीं लिया तो अपनी माँ से भी कुछ भी लेने का सवाल ही नहीं उठता। शादी के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रखना और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करना सब कुछ मेरा कर्तव्य है, मेरे परिवार का नहीं। हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वह गलत था, यह मैं स्वीकार करता हूँ, पर वह मेरी माँ है और घर की बड़ी है, इसीलिए मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास पर्याप्त रुपए हो जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के गहने दिलवा दूंगा। काजल बोली, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। यह तो आप भी मानते हैं कि आपकी माँ और बहनों ने जो किया वह सरासर गलत था। संदीप बोला, कैसा वादा? काजल बोली, उन लोगों ने रिश्तों से ऊपर स्वार्थ को रखा है, इसीलिए मैं उन्हें स्वार्थी बनकर दिखाऊंगी। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसमें मुझे आपके साथ की भी जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देने का वादा करते हैं? जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। संदीप काजल की बात मान लेता है और उसका साथ देने का वादा करता है। धीरे धीरे काजल ने अपनी सास से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, पर कविता जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था बहू को सच पता चल चुका है तो कुछ दिन तो वह नाराजगी दिखाएगी ही। वह तो वैसे भी सारा समय अपनी बेटियों के साथ फोन पर लगी रहती थी, इस बात से उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। मीनाक्षी और सोनिया दोनों ही अपने भाई भाभी को राखी बांधने मायके पहुंची। काजल और संदीप आज सुबह से ही घर पर नहीं थे। मीनाक्षी ने कविता जी से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं क्या जानूं, बहू आजकल मुझसे कोई बात नहीं करती। तेरा भाई भी जोरू का गुलाम हो गया है, उसे इतनी भी अक्ल नहीं की। बहनें रक्षाबंधन पर आने वाली है तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता। बस मुंह उठाकर चल पड़ा पत्नी के साथ। माँ बहनों की तो जरा भी फिक्र नहीं। मीनाक्षी ने रसोई घर का मोर्चा संभाला क्योंकि सोनिया अकेली नहीं आई थी। शादी के बाद यह उसकी पहली रक्षाबंधन थी और वह अपने पति के साथ आई थी। कुछ देर बाद उसे राखी बांधकर वापस भी लौटना था क्योंकि वहाँ उसकी खुद की ननद राखी बांधने आने वाली थी। पर यहाँ तो भाई भाभी का अता पता भी नहीं था। रसोई में भी जरूरत का सामान नहीं था। कविता जी बाजार से जरूरत का सामान खरीदने के लिए चली गई और मीनाक्षी ने सोनिया के साथ मिलकर जलपान की व्यवस्था की। मीनाक्षी गुस्से से उबल रही थी। उसे तो उम्मीद थी कि इस बार रक्षाबंधन पर भाभी उनके लिए महंगे महंगे तोहफे और तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार मिलेगी, पर यहाँ तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। उसने गुस्से में संदीप के पास फोन मिलाया तो पता चला कि वह तो रक्षाबंधन मनाने अपने ससुराल गया हुआ है और कल लौटने वाला है। इतने में कविता जी भी बाजार से लौट आई। उन्होंने संदीप से कहा कि वह तुरंत वापस घर लौट आए। क्या वह भूल गया है कि यह सोनिया की शादी के बाद पहली रक्षाबंधन है? वह अकेली नहीं आई, साथ में दामाद जी भी आए हुए हैं और उसे राखी बांधकर वापस भी लौटना है। क्या तू चाहता है कि ससुराल में बहन का मजाक बने? अगर तुझे ससुराल जाकर ही बैठना था तो मुझे पहले बता देता, मैं उन्हें आने से मना कर देती। अब जब वह जमाई जी के साथ यहाँ आ चुकी है तो बताओ क्या ऐसे ही बिना राखी बांधे लौट जाए? ऐसे रिश्ते नहीं निभते संदीप। होना तो यही चाहिए था कि तुझे और तेरी पत्नी को उनके स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित रहना था, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। पर तू जल्दी से जल्दी बहू को लेकर यहाँ आ जा। संदीप ने कहा, माँ शायद आप भूल रही है, काजल की भी शादी के बाद ये पहली रक्षाबंधन है। आप वहाँ है तो सही सब कुछ संभालने के लिए, और वैसे भी आपको तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभालना आता है। हम आज नहीं लौटेंगे, कल आएंगे। और इतना कहकर संदीप ने फोन कट कर दिया। मीनाक्षी और सोनिया दोनों को ही बिना राखी बांधे वापस लौटना पड़ा। अगले दिन जब काजल और संदीप घर लौटे तो कविता जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बहू तुम तो बड़ी स्वार्थी हो, तुमने अपनी खुशी की पड़ी है, इतना भी नहीं सोचा कि बहनें राखी बांधने घर पर आई हुई है तो कम से कम उनका मान रखने के लिए घर लौट चलूं। तुम्हारे कारण पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरी बेटियां बिना अपने भाई को राखी बांधे चली गई। अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधते हुए क्या एक बार भी तुम्हारी नज़र अपने पति की सूनी कलाई पर नहीं गई?
अपना त्योहार मनाने के लिए तुमने इन भाई बहन का त्योहार खराब कर दिया। तुम्हें भला रक्षाबंधन पर जाने से कौन रोक रहा था? पहले अपना कर्तव्य निभाती, उसके बाद शौक से जाती। एक दिन तो क्या 4 दिन रुक कर आती। पर तुमने जो हरकत की है वह माफी के लायक नहीं है। और संदीप, इसे मैं क्या कहूँ? यह तो पराए घर से आई है, पर तू तो अपना है। भाई होकर भी तुझे अपनी बहनों की जरा भी परवाह नहीं। सोच जरा, अब ससुराल में उनका इस बात को लेकर कितना मजाक बनेगा। तेरी वजह से अब उन्हें बात बात पर नीचा दिखाया जाएगा। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। संदीप बोला, माँ, उम्मीद तो मुझे भी आपसे बहुत थी, पर क्या आप मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतर सकी? आज का समय ही कुछ ऐसा है माँ। अच्छा होगा कि हम दूसरों से किसी तरह की कोई उम्मीद रखना ही छोड़ दे। कविता जी उनके कहने का अभिप्राय समझ गई। कविता जी बस बोले जा रही थी, बहू, तुमने अपने जैसा ही स्वार्थी मेरे बेटे को बना दिया। त्योहार पर घर आई बहनें बिना राखी बांधे ही लौट गई। जानती हो ये कितनी बड़ी बात है? बहुत बढ़िया शिक्षा लेकर आई हो अपने घर से। अरे मेरे जीते जी यही हाल है। मेरे जाने के बाद तो तुम उनके रिश्ता कैसे निभाओगी? काजल और संदीप उनकी बातों को अनसुना करके अपने कमरे में चले गए। रात को गुस्से में कविता जी ने खाना भी नहीं खाया, पर उन्हें कोई मनाने नहीं आया। यह तो बस शुरुआत थी, आगे उन्हें बहुत कुछ देखना और समझना था। इसके बाद जब भी मीनाक्षी और सोनिया घर पर रहने के लिए आती, काजल अपना सामान उठाकर मायके निकल जाती। अगर थोड़े समय के लिए मिलने के लिए आती, तब भी वह परस उठाकर घूमने निकल जाती। उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। संदीप भी उसे कुछ नहीं कहता। तीनों माँ बेटी मिलकर काजल की बहुत बुराई करती, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से काजल ने उन तीनों से अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। कुछ महीनों तक यह खेल चलता रहा, पर उसके बाद मीनाक्षी के देवर की शादी पक्की हो गई। वह समझ गई थी, शादी में अगर भाई भाभी नहीं आएंगे तो सबके सामने उसे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। सास के ताने सुनने को मिलेंगे 100 अलग। अभी तक तो उसके मायके में क्या चल रहा है, इसकी कानों कान खबर किसी को भी नहीं थी, पर अब असलियत सबके सामने आ जाएगी। वह शादी का कार्ड लेकर अकेले ही घर पर आई, क्योंकि उसे अपने भाई भाभी से बात करनी थी। उसे देखकर काजल अपने कमरे में जाने लगी, तो मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी आज नहीं, आज मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई हूँ। आप कब तक हमें देखकर भी अनदेखा करती रहेगी? आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है। हमने आपके साथ जो किया वह सही नहीं था, पर आप जो कर रही है क्या वह सही है? क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फिर से अपने रिश्तों की नई शुरुआत कर सकते हैं? मीनाक्षी की बात का समर्थन करते हुए कविता जी बोली, बेटा संदीप अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं था, पर इसमें तुम्हारी बहनों की तो कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो केवल अपनी माँ का साथ दिया। उस समय मैं गुस्से और लालच में अंधी हो गई थी, इसीलिए अपने बच्चों के खिलाफ ही षड्यंत्र कर बैठी। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ किसी भी तरह से बहू के गहने बनवा कर जरूर दूंगी, पर एक ही छत के नीचे साथ रहकर तुम्हारा यह अजनबियों जैसा व्यवहार अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी माँ को माफ कर दो और यह गुस्सा थूक दो। क्यों तुम अपनी बहनों से उनका मायका छीन रहे हो? घर आई बेटी केवल प्यार और सम्मान चाहती है, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। इतना तो तुम अपनी बहनों के लिए कर ही सकते हो। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। काजल बोली, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब कोई अपना ही दिल पर चोट करता है तो कैसा महसूस होता है। आप लोगों ने मेरे गहने ले लिए, इस बात से मैं बिल्कुल नाराज नहीं, पर जिस तरह के लिए वह बहुत गलत था। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो आप मुझे बता सकती थी, तब मैं खुशी खुशी वह गहने सोनिया को दे देती। अगर आप इस बात से नाराज थी कि मैं दहेज में अपने साथ कुछ नहीं लाई, इसीलिए आप भी मुझे कुछ नहीं देना चाहती, तब भी मैं संतोष कर लेती। पर आप लोगों ने जिस तरह से गहने पाने के लिए झूठ और फ्रेब का जाल बुना और उसके बाद भी खुद को सही ठहराया, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपको समझाना जरूरी था, आपको अपनी गलती का एहसास हो, इसीलिए हम यह सब कर रहे थे। गहने तो दोबारा बन सकते हैं, पर आपसी प्रेम और विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा नहीं बन सकता।
संदीप बोला, माँ, काजल बिल्कुल सही कह रही है। यह तो गहनों के बिना भी रह लेगी, पर क्या आप तीनों का हमारे बिना गुजारा हो जाएगा? माँ, हर रिश्ते की एक मर्यादा, एक गरिमा होती है। हमें रिश्तों की सीमाओं को कभी नहीं लांघना चाहिए। आप जानती है आपकी इस गलती के कितने भयंकर परिणाम हो सकते थे। या तो परिवार बिखर जाता या फिर हमारा रिश्ता ही टूट जाता। पर यह तो काजल की समझदारी थी, जो उसने धैर्य से काम लिया। सास और ननद शर्मिंदा सी काजल के सामने खड़ी थी। काजल ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया और बोली, आज आप दोनों देख लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे क्या देकर भेजा है। भले ही उन्होंने मुझे ढेर सारा सामान न दिया हो, पर उन्होंने मुझे संस्कार रूपी वह दहेज दिया है, जो दुनिया में किसी भी चीज से सबसे ज्यादा कीमती है। कविता जी मन ही मन अपनी गलती सुधारने का निश्चय कर चुकी थी और जल्द ही उन्होंने बहू के लिए गहने बनवा दिए।